वो मेरी सीट पे चले जाएं, वहां पड़े हुए हैं फैकल्टी रूम में। हाँ जी, वहां मिठाई का एक डब्बा पड़ा, उसके साथ पड़े हुए हैं क्वेश्चन, वो उठा लें। और मिठाई का डब्बा भी ले आए, मैंने खाना है। अच्छा, कोई क्वेश्चन 7 दिया था कल, किसने किया है क्वेश्चन 7? देख देख के किया है? कैसे हो गया तुमसे सारा? होना तो नहीं चाहिए था। नहीं हुआ ना? हाँ देखा ना, चीटिंग। क्या नहीं हुआ बेटी? आपने कब किया है? आने से पहले? अभी घर में किया था? सुबह किया था? फिर ठीक है। ये तो नहीं था कि 15 मिनट क्लास में रहते हैं। और कल मैंने आपको क्वेश्चन 7 करने के लिए दिया था, तो क्वेश्चन नंबर 7 में पहले प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन 7 में हाँ जी, क्वेश्चन 7 में प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे। अच्छा जी। जी बेटा देखें, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में क्या मांगा हुआ है। प्रिपेयर प्रोडक्ट वाइज स्टेटमेंट शोइंग द प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन मार्जिन प्रोडक्ट वाइज। जी अटेंडेंस लेनी है, इसकी तो मैं ले लूंगा, क्लास के एंड पे लूंगा। ठीक है, ये क्लास की तो मैं ले लूंगा, उसमें तादाद बहुत ज्यादा है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट अगर हम देखें ना, तो सेल माइनस हर किस्म की वेरिएबल कॉस्ट करें तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है। फिर नीचे लेस क्या करते हैं? फिक्स कॉस्ट। तो बेटी उसने आपसे मांगा ही सिर्फ यहाँ तक है, तो आप फिक्स कॉस्ट क्यों लेस करेंगी? जब उसने मांगा ही सिर्फ यहाँ तक है सोल्यूशन, तो वो फिक्स कॉस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। वो फिक्स नहीं है, वो वेरिएबल को तो कम ज्यादा करना है, लेकिन फिक्स को तो नहीं कर रहे हम। लेकिन वो मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए उसने लिखा हुआ है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है ना, वो 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड लेबर कॉस्ट का कितने परसेंट है? और इसमें से 40% फिक्स वाले हैं। तो मुझे फिक्स वाले तो नहीं चाहिए ओवरहेड। क्यों नहीं चाहिए फिक्स्ड ओवरहेड? क्योंकि मैं मार्जिनल से यहां तक बना रहा हूँ। मुझे इसमें से फिक्स और वेरिएबल में से सिर्फ वेरिएबल वाले एफओ चाहिए, फिक्स वाले क्यों नहीं चाहिए? मुझसे उसने प्रॉफिट थोड़ी मांगा है, अगर वो प्रॉफिट मांगता तो मैं लेस करता। हो गया आपके सवाल का जवाब? अच्छा आ जाए। इस क्वेश्चन में वो कहता है कि कंपनी 3 प्रोडक्ट बना के बेचती है। मैं अब एक एक लाइन नहीं पढ़ूंगा, बस काम की बात। अल्फा, बीटा और गैमा। कंपनी अगले साल का प्रोडक्ट वाइज कंट्रीब्यूशन निकालना चाह रही है। मैंने लगाया शॉर्टकट। मैंने क्या किया है? मैंने सेल प्राइस पर यूनिट ली है, माइनस हर किस्म की वेरिएबल कॉस्ट क्या ली है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। लेकिन उसने जवाब पर यूनिट पे नहीं मांगा, क्योंकि मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, और आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में अभी ये पढ़ा नहीं कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर निकाल लिया हो आपने या निकाल लें, आपका टाइम बचता है। नहीं तो आपको हर फिगर को इनटू यूनिट्स करना था, जो कि आपका टाइम वेस्ट होना था। तो मैंने क्या किया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल कर उसको अगले साल के जो सेल यूनिट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मेरा अगले साल का टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया, अल्फा का, बीटा का और गैमा का। तो ये मैंने टाइम अपना सेव किया है। अब वो सेल यूनिट मेरे पास मौजूद नहीं थे, पहले पिछले साल के सेल यूनिट
निकलेंगे उनको फिर 2% कम करना पड़ेगा। कहाँ लिखा हुआ है 2% कम? बुलेट नंबर 1 में उसने लिखा हुआ है प्राइस को बढ़ाने की वजह से आपकी डिमांड 2% कम होगी। तो बेटा सबकी कम होगी 2%, इसकी भी 2% यूनिट कम होंगे, इसके भी, इसके भी। तो ये उम्मीद आपको बात समझ आ रही। अगर मैं ऐसे ना करता तो फिर मैंने क्या करना था, मैंने सेल इनटू यूनिट्स, हर वेरिएबल कॉस्ट को इनटू यूनिट्स करके पूरी स्टेटमेंट बन तो तब भी जाना था, बट मेरा टाइम, मैंने बहुत ज्यादा टाइम बचाया इस सवाल में। ये 16 नंबर का सवाल मैंने इसको 5 नंबर वाले सवाल की तरह हल कर लिया कि 5 मिनट में हो जाए सवाल, बस टाइम मैनेज करने के लिए। बाकी आप अपने तरीके से कर सकते हैं। एक मसला जो आता है ज्यादातर, यूनिट्स नहीं दिए हुए थे। क्या नहीं दिए हुए थे? तो उसने आपको टोटल, ये पॉइंट जरा गौर से समझ लो सब बच्चे, उसने आपको पिछले साल की दिसंबर 2019 की ये टोटल सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? किस प्रोडक्ट का दिया है? तीनों का। इस टोटल सेल रेवेन्यू के पीछे ये फॉर्मूला लगा होगा, सेल प्राइस पर यूनिट अल्फा की इनटू अल्फा के सेल यूनिट्स प्लस बीटा की सेल प्राइस इनटू बीटा के यूनिट्स प्लस पिछले साल गैमा की सेल प्राइस इनटू गैमा के इज इक्वल टू टोटल सेल। अब इसमें से मेरे पास कौन कौन सी फिगर मौजूद थी? टोटल सेल कितने मिलियन थी? ये क्वेश्चन किसी के दिमाग में नहीं आई तो गलत है, क्योंकि मैंने जिस दिन सेल बजट कराया था तो मैंने कहा था अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो तो ये ऐसे ही होगा, सेल प्राइस इनटू सेल यूनिट करके। तो अल्फा की सेल प्राइस कितनी थी पिछले साल? 8,000, 12,000, 10,000? 8,000, 12,000 इंटू 10,000, ये सेल प्राइस है। यूनिट्स, यूनिट्स उसने यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रेशियो ऑफ क्वांटिटी दी हुई है, रेशियो ऑफ क्वांटिटी। बच्चे क्या करते हैं, इस रेशियो से ये 28 मिलियन को तकसीम कर देंगे, गलत है बेटा, क्वांटिटी की रेशियो है ये। रेवेन्यू नहीं लिखा हुआ, क्वांटिटी लिखा हुआ। किस चीज की रेशियो है? तो बेटा क्वांटिटी सोल्ड टोटल तो मुझे पता नहीं, असल में होना क्या चाहिए था, अल्फा बीटा गैमा की टोटल क्वांटिटी सोल्ड मुझे पता हो, तो यूनिट्स में पता हो, तो फिर मैं इस रेशियो से तकसीम कर सकता हूँ। 4, 1 और 2 की रेशियो। क्वांटिटी तो पता ही नहीं, मुझे तो पता ही क्या है। तो पहली बात, क्या हमें ये पता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल क्वांटिटी और सेल रेवेन्यू? सेल रेवेन्यू रुपीज में होता है और सेल क्वांटिटी यूनिट्स में होती है। समझ आ रही है बात आपको? तो जो रेशो दी है वो क्वांटिटी की है, और जो फिगर दी हुई थी, तो हमें यहाँ पे टोटल सेल क्वांटिटी को एक्स रखना पड़ेगा, टोटल सेल यूनिट्स को क्या रखना पड़ेगा, और एक्स इनटू, तो अल्फा की सेल क्या आएगी, टोटल सेल मल्टीप्लाइड बाय 4/7, शायद शायद ऐसे ही होगी। 4/7x, 1/7x मेरा ख्याल है। ये पता चल रहा है 7 कहां से आया है? वो सम ऑफ रेशियोज। 4/x मैंने पहले लिख दिया, बाद में लिखते हैं, बेहतर होता है x। और भी तरीके हैं बेटा, तो मैं ये x वाले तरीके से कर रहा हूं। तो यहाँ पे आ जाएगा 4/7x, और कितना जी, 2/7x। पता नहीं अब ये मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया। 1/7, अब x निकाल लो। x क्या चीज है? अल्फा बीटा गैमा के टोटल सेल यूनिट्स। अल्फा, और उनको अगर इसका करोगे तो अब 4/7x अल्फा के सेल यूनिट्स हैं, 1/7 बीटा के, और 2/7x किसके हैं? तो x निकाल लो। कोई बच्चे बता सकता है? अब एक कैलकुलेटर पे आपको आता है x निकालना, ये तो अब आप लिखने के अब
कुछ बच्चों का कैलकुलेटर ज्यादा अच्छा है, वो एक्स निकाल सकते। ये इक्वेशन बननी थी। क्या चीज है वो? नहीं, मिलियन में पूरा लिखो, 28 मिलियन, ताकि यूनिट पूरे निकले। हाँ जी, आप किधर से आए हैं आज? फोन गया था घर? हाँ, नहीं रेगुलर ले रहे आप, टेस्ट नहीं दिया आपने। हाँ, तो ऐसे वास्ते तो ऐसी तारू पिंजल आया है। कोई बात नहीं, शर्म करो। 30 जो भी आता है, 3 ये टोटल सेल है। हाँ 306 बस इक्वेशन। इसके बाद आगे सारा कैलकुलेटर पे करें। एक्स क्या आता है? 306 250 होना चाहिए। नहीं मैं नहीं मानता, 28 मिलियन था बेटी। अच्छा, 3006 2.5, चलो ठीक है फिर, इतने कम यूनिट। अब इसमें से अल्फा बीटा गैमा के लैदा कर लो। 4/7x क्या था? 1/7x, चलो जो निकलेंगे ठीक है। फिर उसको 2% कम करना है, ये पिछले साल के यूनिट्स निकलने। नहीं, पहले डिवाइड करो फिर उसको 2% कम करो इंडिविजुअल। इसको भी करके कर सकते हैं लेकिन बेहतर होता है। हाँ जी, एक्स कहाँ से आया? एक्स से ज्यूम किया है। हाँ, क्योंकि ये रेशो जो दी हुई थी ये यूनिट्स की दी हुई थी। ये इस रेशो से 28 इस रेशो से तकसीम नहीं हो सकता, इंग्लिश का फर्क है। या यहाँ 28 मिलियन यूनिट दिए होते तो मैं ठीक था। समझ आई? एक्चुअली गलती हमने क्या करनी होती है पेपर में, वो हमें सेल रुपीज में देता है, रेशो जो दिया है वो क्वांटिटी की दी है, दोनों लाइक विद लाइक एक जैसी नहीं है। तो फिर मुझे क्वांटिटी को एक्स रखना पड़ेगा और फिर इस रेशो को इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ा है। और भी तरीके हैं लेकिन मसला ये है कि वो लंबा हो जाएगा, ये इक्वेशन से जल्दी हो जाना है। जी बेटा, बताओ खवातीन, आपसे ये यूनिट्स नहीं निकले थे पिछली दफा वाले? हाँ, ये नहीं करनी, इसका मतलब है कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सीवीबी का चैप्टर था ना, वो भी कमजोर है। ये कर सकते हैं, रेवेन्यू की रेशियो बना लो, अच्छी कॉस्ट अकाउंटिंग आती है। सही बात है, रेवेन्यू की रेशियो बना के भी कर सकते हैं, यानी मतलब सेल प्राइस को 8,000 इंटू 4 करके 8 चौका 32, वो जो 32,000 आएगा ना वो रेवेन्यू की रेशियो होगी। 8,000 इंटू 4, 4 को 4 यूनिट समझ लेते हैं, फिर 12,000 इंटू 1 और 10,000 इंटू 2, वो जो रेवेन्यू आएगा ना उस रेशियो से 28 मिलियन रुपए को तकसीम कर सकते हैं। रुपए को तकसीम करने के लिए रुपयों की रेशियो, क्वांटिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये हमें कॉस्ट में से मिला है पॉइंट, लेकिन वो अब इन्होंने कॉस्ट नहीं पड़ी हुई, मैंने इसीलिए ये एक्स वाले तरीके से कराया, सीवीपी। आपकी वजह से, लेकिन आप कर लेंगी। वैसे तो ये बच्ची कहती है मैंने भी किया था, इसको याद नहीं है, बच्चे को इसको याद है, वो बच्ची को। हाँ जी, बाकियों को भी याद आ जाता है जब आहिस्ता आहिस्ता आप करेंगे, गलत मत करेंगे तो सही करेंगे ना, ठीक है। हाँ जी, और किसी का कोई मसला? लेआउट की टेंशन नहीं लेनी, लेआउट जो मर्जी बनाओ। बच्चियों आपने किया है दोनों ने? सच्ची? बस ठीक है, चेक कर लूंगा मैं किसी दिन काम। कोई मसला आया था आपको? जी जी जनाब। तो टाइम बहुत जाया होना था। हाँ जी, हाँ टोटल से, ए अल्फा के, बीटा के, गामा के। नहीं वो तोड़, नहीं नहीं नहीं, यूनिट पे क्यों करें, टाइम जाया करना है ऐसे, उसमें जरूरत नहीं, टोटल सकते हैं। और चले आगे। अच्छा, अब मैं आपको 2% डिक्रीज कर ले करंट ईयर की तो अगले साल का सेल यूनिट्स आ जाएंगे। और सेल प्राइस
जब अगले साल के लिए चाहिए तो उसको पता नहीं बढ़ाना है, क्या करना है, बढ़ाना था कम करना है। हाँ जी, असूल ये होता है, आज भी बताऊंगा, अभी वैसे अभी थोड़ी देर बाद भी बताने लगा हूँ। असूल ये होता है, अगर पुराने डेटे को चेंज करके नया डेटा बनना है, पुराने डेटे को, तो पहले पुराना डेटा पूरा करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सेल यूनिट्स पहले पुराने नहीं थे, टोटल भी नहीं थे, प्रोडक्ट वाइज भी नहीं थे, तो बढ़ाना कम करना तो बाद की बात है, पहले पुराना डेटा तो पूरा करो ना। मेरी बात समझ आई है? हमारे पास इस सवाल में उसने कहा था अगले साल पिछले साल के मुकाबले में सेल यूनिट्स 2% क्या होंगे, तो मैं पहले नंबर पे कमी नहीं करूंगा, ये अगले साल के लिए, पहले पिछले साल के यूनिट्स नहीं, प्राइस में कर सकता हूँ, प्राइस रेडीमेड दी हुई थी उसने कहा था, तो पिछले साल की प्राइस को जब बढ़ाऊंगा तो अगले साल की आ जाएगी। लेकिन पुराना डेटा लदा करने के लिए पुरानी प्राइस इस्तेमाल होनी है, ये ना हो पुराना डेटा लदा करने के लिए प्राइस कौन सी इस्तेमाल कर लो, ये नहीं होता। पुरानी फिगर से पुराना डेटा सेपरेट होता है, जब सारा पुराना डेटा सेपरेट हो जाता है देन चेंजेस करके नया डेटा कंपाइल होता है। ठीक है, समझ आ रही है? आज मैं आपको क्या बातें बताने लगा हूं, 2-3 बातें बताने लगा हूं जो कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसके बगैर सवाल हल नहीं होता लेटेस्ट आई कैप का, बल्कि होता ही नहीं सवाल। आई कैप को एक बुरी आदत है कि वो आपको डेटा देता है पिछले गुजरे हुए पीरियड का, हालांकि बजटिंग के लिए डेटा इस्तेमाल ही अगले पीरियड का होना है, एस्टिमेटेड। आई कैप क्या देता है, पिछले पीरियड का एक्चुअल डेटा दे देता है ज्यादातर। कौन सा डेटा देता है? और उसमें चेंजेस बता देता है, ये इतनी बढ़ा दो, ये इतनी कम कर दो, यूं कर दो, वो कर दो, और उससे फिर आपको अगले साल का या अगले पीरियड का डेटा क्या करना पड़ता है, कंपाइल करके फिर सवाल हल करना है। यानी वहां दो काम बढ़ गया, एक तो इनकम स्टेटमेंट ही बनाना काम है, खुद लेंथी है, लेकिन एक काम बढ़ क्या गया, पहले पिछले साल का डेटा पूरा करो, फिर उसमें चेंजेस करके अगले साल का डेटा क्या करो, कंपाइल करो। इस अप्रोच को, ये जो हम कह रहे हैं, इस अप्रोच का नाम है बजटिंग। नोट्स निकाले, इंक्रीमेंटल बजटिंग अप्रोच है, निकाले नोट्स में, है कहीं पे? इंक्रीमेंटल बजटिंग, न्यूमेरिकल वाले नोट्स में नहीं होगा, जो किताब की फॉर्म में नोट्स थे। इंक्रीमेंटल बजटिंग अप्रोच है, आई कैप इसको ही सिर्फ यूज कराता है न्यूमेरिकल में। 241 पेज पे वो कहते हैं इंक्रीमेंटल अप्रोच बजटिंग की। अगर आप इस अप्रोच को पढ़ेंगे, इंक्रीमेंटल अप्रोच को पढ़ेंगे, तो इसमें ये लिखा होगा कि इस अप्रोच में हर साल नया बजट नहीं बनता, हर साल नया बजट प्रिपेयर नहीं होता, बल्कि पिछले पीरियड की एक्चुअल फिगर्स को पकड़ते हैं। पिछले पीरियड की क्या पकड़ते हैं? एक्चुअल फिगर्स को। कई दफा बजटेड भी पकड़ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल ज्यादा रिलायबल होती हैं, तो पिछले पीरियड की एक्चुअल फिगर्स को पकड़ते हैं और उसको चेंज कर लेते हैं। मैं जरा ओपन कर लूं ताकि जो घर से बाद में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आवाम अभी तो नहीं आ रही, तो बाद में उनको नजर नहीं आना, ये मेरा ख्याल है। थोड़ा जंप लगा के मैं आगे जा रहा हूँ, बीच में से शायद मैंने कुछ छोड़ दिया हो, या पता नहीं मेरे नोट्स में, वैसे मैंने पढ़ा तो सब कुछ दिया, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट मैंने पहले ही करा दिया था। हाँ, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है 4, बजटिंग अप्रोचेस। ये पुरानी कॉस्ट अकाउंटिंग में भी थी, पुरानी, लेकिन ये आती नहीं थी। आती एक ही अप्रोच है विच इज नोन एज इंक्रीमेंटल बजटिंग अप्रोच। कौन सी? तो ये जितने भी सवाल है ना आपके जिनमें पुराना डेटा देता है, उसमें चेंज कराता है, और अगले साल का डेटा कंपाइल करके फिर आपने अगले साल की इनकम स्टेटमेंट बनानी है। ये कौन सी अप्रोच है? इंक्रीमेंटल। एक तो इसमें टाइम बचता है, उनका कहना ये है कि इस अप्रोच में जो एम्प्लॉइज है उसको बहुत ज्यादा मेहनत पिछले साल की रकमें होती हैं, बस उसी को 10% 5% कम ज्यादा मैथ्स लगाई जाओ, रेशियो प्रपोर्शन की तरह इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेजेस करी जाओ, अगले साल की बजटेड फिगर कंपाइल होती जाए। हर आइटम को चेंज करना है आपने। तो यहाँ पर पहली अप्रोच है इंक्रीमेंटल, लेकिन मैं थ्योरी पढ़ूंगा। टोटल वैसे अप्रोचेस कितनी हैं, वो यहाँ मेरा ख्याल है कितनी लिखी हुई हैं, 5।
आ जाए जनाब। लेकिन हमने अभी जो पढ़नी है ना वो एक ही पढ़नी है, बाकी थ्योरी है। ये मैं आखिरी दिन बताऊंगा जब चैप्टर का आखिरी दिन होगा, क्योंकि ये कार्रवाई प्रोग्राम के लिए बाकी पढ़ा रहा हूँ। न्यूमेरिकल बाकियों पे नहीं है, आपकी किताब में भी डिस्कस नहीं है। तो न्यूमेरिकल सिर्फ एक ही पे है। अब एक आम स्टूडेंट जो है, जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है आई कैप की किताब की, वो बच्चा फिर इस चीज को इमेजिन ही नहीं कर सकता कि मैं न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, उसका क्या नाम है, इंक्रीमेंटल बजटिंग अप्रोच का मैं न्यूमेरिकल कर रहा हूँ। लेकिन वो होता ये है कि आई कैप ने इसको लिंक नहीं किया हुआ, तो इसीलिए वो बच्चा समझ नहीं पाता। मैं, हाँ, बाकी मैं जो ये बता रहा हूँ, मैं ACCA की बुक्स में ये है, लिंक्ड है वहां पे, यानी थ्योरी के साथ नीचे एग्जांपल दी हुई है ऐसी, जैसे ये सवाल आई कैप के नहीं बने होते कि ये पिछले साल का सारा डाटा है, इसको चेंज करके अगले साल का बनाए। तो वहां से फिर हमें अंदाजा है ACCA की किताबों से कि ये इंक्रीमेंटल अप्रोच क्या होती है। तो देखें जी, बजटिंग की अप्रोचेज, या इसको स्टाइल ऑफ बजटिंग भी कहते हैं, स्टाइल्स ऑफ बजटिंग। बजट बनाने के क्या स्टाइल्स हैं? तो एक स्टाइल है उसको कहते हैं इंक्रीमेंटल, दूसरा स्टाइल है जीरो बेस। जीरो बेस बजटिंग में पता है क्या होगा, मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉय से कहती है पिछली दफा वाले बजट को कचरे के डब्बे में फेंको, हर साल नया बजट बनाएगा सिफर से। जीरो का मतलब है फ्रॉम स्क्रैच नया बजट बनेगा। पिछले साल की किसी फिगर को आपने नहीं कहना कि ये पिछले साल की फिगर को 10% बढ़ा दिया तो सर ये इतना आ गया। हर साल नया बजट बनेगा, वो अप्रोच जीरो बेस्ड है। डेफिनेटली वो टाइम वेस्टिंग है, लेकिन एक्यूरेट बजट होगा। इंक्रीमेंटल बजटिंग अप्रोच क्या होती है? तो यहाँ थ्योरी अगर हम देखें तो वो कहता है इंक्रीमेंटल बजटिंग अप्रोच एक सिंपल बजट बनाने का तरीका है जिसमें पिछले साल की, पिछले पीरियड की एक्चुअल फिगर्स को पकड़ते हैं और उसमें स्लाइड सी, माइनर सी चेंज करते हैं, सब्सटेंशियल चेंज नहीं, माइनर माइनर सी चेंज को इंक्रीमेंटल चेंज कहते हैं। सिग्निफिकेंट चेंज होना तो उसको ड्रास्टिक चेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रास्टिक चेंज। तो इंक्रीमेंटल बजटिंग को इंक्रीमेंटल ही कहते हैं कि उसमें इजाफा या कमी माइनर सा होता है। ठीक है, एक तो इंक्रीमेंटल का मतलब इजाफा ही होता है, लेकिन एक इंक्रीमेंटल का मतलब हमारे सब्जेक्ट में इंक्रीमेंटल का मतलब यहाँ पे क्या है कि माइनर सी चेंज आएगी, कुछ इजाफे होंगे, कुछ क्या होंगे। मसलन वो कह देगा कि वर्कर की एफिशिएंसी पिछली दफा से 10% कम हो गई, और प्रोडक्शन हमने जब ज्यादा कराई तो उसकी एफिशिएंसी गिर गई, पर यूनिट पे कम, ज्यादा टाइम लगा। इस तरह कुछ ना कुछ वो कहानी आपको स्टोरी देगा। तो वो कहता है अगले पीरियड का अगर बजट चाहिए तो आपने पिछले पीरियड की एक्चुअल फिगर्स में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने हैं। और ये इंक्रीमेंट किस वजूहात की बिना पर होते हैं? तो पहली वजह होती है इन्फ्लेशन। पहली वजह क्या होती है? मसलन मटेरियल की पिछले साल की कॉस्ट में और अगले साल की कॉस्ट में जो चेंज है उसकी पहली वजह क्या होगी? इन्फ्लेशन। दूसरी वजह क्या हो सकती है? किसी किस्म के कोई रेट्स वगैरह चेंज हो गए हों, टैक्स वगैरह के। तीसरी वजह क्या हो सकती है? एडिशनल एक्टिविटी, यानी वॉल्यूम ज्यादा परफॉर्म कर सकते हैं आप। मटेरियल ज्यादा क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है जी? आप पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा प्रोडक्शन वॉल्यूम मटेरियल लग रहा है। तो ये सारा थ्योरी में है। आपको ये बात समझ आ गई है क्या होती है इंक्रीमेंटल बजटिंग? ये मेन चीज है। पिछले पीरियड की एक्चुअल फिगर्स में इंक्रीज या डिक्रीज करके जब आप अगले पीरियड की बजटेड फिगर निकालते हैं तो इस मेथड को क्या कहा जाता है? अब ये किन इदारों में सूटेबल है? जिन इदारों का इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट स्टेबल हो, जहां पे चेंजेस बहुत सिग्निफिकेंट हर साल में ना आ रही हो, आहिस्ता आहिस्ता चेंज आ रहा हो, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट स्टेबल हो। बाज इदारों का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब होता है कस्टमर का मूड का ही नहीं पता चल रहा, कभी डिमांड ऊपर चली गई, कभी सेल्स डिमांड नीचे आ गई, आपके लिए प्लानिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। जिन इदारों में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी कस्टमर, कंपेटिटर, गवर्नमेंट इदारे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जब ये स्टेबल होती हैं, स्टेबल का मतलब है रोज रोज चेंज नहीं होती, उन इदारों में ये इंक्रीमेंटल बजटिंग अप्रोच करना कामयाब होता है। समझ आ रही है? तो वो कहता है सूटेबिलिटी में पहला पॉइंट ये उन इदारों के लिए सूटेबल होगा जहां इन्वायरमेंट स्टेबल है, और या पब्लिक सेक्टर इदारों में। कौन से इदारों में? हमारी जितनी भी गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट का बजट आता है साल बाद,
इस हकदार ये इस तरह का कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस करता है, उसकी अनाउंसमेंट ही खबरों में कैसे होती है? पिछले साल हमने मेडिकल पर, मतलब हेल्थ और इन सहूलियात पर इतनी अमाउंट खर्च की थी, इस दफा हम 15% इजाफे के साथ इतनी ज्यादा अमाउंट स्पेंड करेंगे, और हमारा प्लान है कि हम इस दफा हेल्थ की फैसिलिटीज को इम्प्रूव करके इतने मिलियन ज्यादा, यानी वो पढ़ा ही ऐसे जाता है। पिछले साल इतना लगा था, इस साल हम इतने परसेंट ज्यादा करके एजुकेशन पे हमने 200 करोड़ 500 करोड़ रुपए लगाया था पिछली दफा, और इस दफा हम 100 करोड़ और ज्यादा स्पेंड करना चाह रहे हैं, इस तरह। तो ये जो उनका रीडिंग स्टाइल होता है, समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? वैसे 200 करोड़ ये 250 करोड़ ये इंडियन है, हम मिलियन बिलियन हम पढ़ते हैं। उसके अलावा वो कहता है जी इसके एडवांटेजेस क्या हैं। दो वैसे सूटेबिलिटी में मैंने बातें बताई, प्राइवेट इदारे वो जिनका इन्वायरमेंट स्टेबल है, पब्लिक सेक्टर इदारे जहाँ पे लोग काम करना नहीं चाहते, तो बजटिंग तो करानी है गवर्नमेंट ने, तो वो सुस्त लोगों से काम कराने का तरीका कि पिछली रकमें पकड़ो, बस थोड़ा बहुत इंक्रीज डिक्रीज किया और बजट इज द रेडी। कहता है ये एक सिंपल तरीका है, क्विक वे है बजट प्रिपेयर करने का, ये स्टेबल इन्वायरमेंट में सूटेबल होता है और हिस्टोरिकल फिगर्स पे बेस करता है, इसीलिए हिस्टोरिकल फिगर क्योंकि रिलायबल होती हैं, इसीलिए आपका बजट भी बहुत ज्यादा क्या नाम है, आइडियलिस्टिक नहीं होता, प्रैक्टिकल बजट बनता है। वो कह रहा है ये इसके फवायद हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, आपको इसके लिए मार्केट में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को सर्च करने की जरूरत, जो पिछली दफा का बजट रेडीमेड पड़ा हुआ है, सॉफ्ट फॉर्म में एक्सेल पे पड़ा है, इंक्रीज डिक्रीज करें अगले साल का बजट आ जाएगा। नुकसान क्या है, नुकसान या नुकसानात, सबसे बड़ा नुकसान है बजटरी स्लैक। सबसे बड़ा नुकसान इसका क्या है, बजटरी, जानबूझ के मैंने इटैलिक किए हुए ताकि आपको ये बात याद रही, आई की किताब से ये सारा कुछ, ये मैं अपनी तरफ से नहीं लिखवा रहा, बस मैंने क्या किया, मैंने उसको इटैलिक कर दिया, ये थोड़ा पॉइंट आउट कर दिया कि आपको इस लफ्ज को अहमियत देनी है। बजटरी स्लैक क्या होता है, इंटेंशनली, इंटेंशनली जानबूझ के मैनेजर्स में ये आदत पाई जाती है कि अगर उनसे खर्चे पूछे जाए ना कि कितने पैसे आपको मिलने चाहिए, कितना खर्चा आप कर लेंगे, और मतलब खर्चा करने के लिए आपको कितने पैसे जाए, तो वो जानबूझ के खर्चा थोड़ा सा ज्यादा बताते हैं ताकि हमें फंड्स, मसलन मुझसे को कहे यार कितने पैसे चाहिए, मुझे चाहिए 500 रुपये, मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं जी 700 रुपये में गुजारा हो जाएगा, वो मैंने 200 का कुशन रखा है, 200 रुपए का क्या रखा है, क्यों रखा है, ताकि चलो 500 से 600 भी हुआ, 650 भी हुआ, तो 700 के तो अंदर ही है ना, मेरी परफॉर्मेंस पे कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं होगा। इस 200 के क्वेश्चन को कहते हैं स्लैक। तो मैनेजर्स में या इदारे में एम्प्लॉइज में ये आदत पाई जाती है कि इंटेंशनली एक्सपेंसेस को ओवरस्टेट करते हैं बजटिंग में, और रेवेन्यू के टारगेट्स को, रेवेन्यू टारगेट्स को, कि सी लालो पूछते हैं आप कितने बेच देंगे, कितनी अमाउंट का रेवेन्यू कमा देंगे, अगर वो 8 लाख रुपए का भी रेवेन्यू कमा सकता है ना, वो कहेगा नहीं मैं तो 6 लाख से ज्यादा कमा ही नहीं सकता। तो रेवेन्यू के टारगेट्स को अंडरस्टेट करके बताते हैं मैनेजर्स, और कॉस्ट के टारगेट्स को इंटेंशनली क्या अनइंटेंशनली, तो इंटेंशनल अंडर एस्टिमेशन ऑफ द रेवेन्यू टारगेट्स एंड ओवर एस्टिमेशन ऑफ द एक्सपेंसेस, इसको बोलते हैं बजटरी स्लैक। और अगर एक साल के बजट में ये स्लैक इनकॉर्पोरेट हुआ है तो वो स्लैक अगली दफा अगले साल के बजट में भी चला जाना है, कैरी फॉरवर्ड, समझ आ रही है? एक साल के बजट में अगर कोई इस तरह की खामी है, अगले साल में कैसे जाएगी, अगले साल में कैसे जाएगी, क्योंकि हम पिछले का पकड़ के तो चेंज कर देंगे। मसलन पिछली दफा अगर उसको 8 लाख रुपए खर्चा एलोकेट हुआ है, हालांकि 6 लाख होना चाहिए था, तो 2 लाख उसने वेस्टफुल स्पेंडिंग की, अगली दफा उसको 8 लाख से ऊपर मिलना है। नहीं समझ आ रही, समझ आ रही है? तो ये बात ध्यान में रखें कि इंक्रीमेंटल बजटिंग अप्रोच में ये होता है कि स्लैक इनकॉर्पोरेट करने की आदत पाई जाती है मैनेजर में। उसके अलावा ये वेस्टफुल स्पेंडिंग को इनकरेज करता है। अगर मेरे 8 लाख के 8 लाख पूरे खर्च नहीं ना भाई हुए, तो बजट जब खत्म होने वाला होगा ना टाइम, तो मैं बाकी 2.5 लाख बचा है जबरदस्ती लगाऊंगा कि यार अगर मैंने पूरे पैसे खर्च ना किए, तो अगले साल मुझे जो बजट में पैसे मिलेंगे वो क्या मिलेंगे। तो मैं इसीलिए बताता हूँ कि जब नया बजट आने वाला होता है, हर इलाके की सड़कें टूट जाती हैं,
कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है। क्यों? ठेकेदारों को पैसे पकड़ाए जा रहे होते हैं कि फाइन काम शुरू करो, नहीं तो ये बजट लैप्स कर जाएगा। लैप्स करने का मतलब होता है ये पैसे इस्तेमाल ना हुए तो अगली दफा इतने पैसे से भी कम पैसे मिलने हैं हमें। वो डिपार्टमेंट जो होता है रोड ट्रांसपोर्ट वाला, कंस्ट्रक्शन वाला, वो कहना है लाओ सारे पैसे, जबरदस्ती लगाओ, जैसे मर्जी लगाओ, सामने नहीं पता, रातों रात लाओ। तो वो फिर टैक्स के पैसे वेस्टफुली स्पेंड होते हैं। क्यों? अगर अगले साल हमने ये ना लगाए तो अगले साल जब हमें बजट एलोकेट होगा तो इसमें इजाफे की बजाय उल्टा वो क्या कर देंगे, वो कहेंगे आपको 8 लाख का बजट मिला था, आपने तो खर्च 6 लाख की है, इसका मतलब आपकी जरूरत 6 लाख से ज्यादा की नहीं है, ए फड़ो अगले साल 6 लाख। इज इट क्लियर? तो इंक्रीमेंटल बजटिंग में पहली प्रॉब्लम क्या है? पिछले साल की डेफिशिएंसीज या पिछले पीरियड के बजटरी स्लैब अगले पीरियड में क्या हो जाते हैं? हाँ जी, अनइकोनॉमिक एक्टिविटीज। अनइकोनॉमिक का मतलब नॉन वैल्यू एडेड, बेकार एक्टिविटीज इदारे में चलती रहती हैं, उनको खत्म नहीं किया जाता, जिनसे वेस्टफुल स्पेंडिंग हो वो नहीं खत्म की जाती। उसके अलावा कितना इजाफा किया जाए इन्फ्लेशन की वजह से या वॉल्यूम की वजह से, पिछले साल की कॉस्ट को 5% बढ़ाना रीजनेबल है या 10% बढ़ाना रीजनेबल है? ये जो इजाफे का रेट है परसेंटेज, ये सब्जेक्टिव है, इस पे डिबेट होती है। कोई कहता है ज्यादा करो, तो बजट ऑफिसर कहते हैं नहीं हमारे हिसाब से ये 10% की बजाय 6% होगा। समझ आ रही है? तो इंक्रीमेंट का रेट क्या हो, इन्फ्लेशन की वजह से या किसी और वजह से, वो डिबेटेबल है। तो इसके 3 डिसएडवांटेज हैं। नंबर 1, एक साल की खामी अगले साल शिफ्ट, जो एक्टिविटीज वेस्टफुल स्पेंडिंग करा रही हैं वो चलती रहेंगी, पैसे पूरे करने हैं। तीसरा, पिछले साल से अगले साल जो इजाफा करना है वो इजाफे की परसेंटेज क्या हो, ये डिबेटेबल होती है, ये कॉन्फ्लिक्टिंग। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? हाँ, हमने इंक्रीमेंटल बजटिंग अप्रोच को कैसे यूज करना है अपने न्यूमेरिकल में, हमने ये अब हमारे लिए काम, बाकी थ्योरी कहानी है, रट्टा लगाना है आपने। एडवांटेजेस, इनको रट्टा लगाना है, बाकी रट्टा नहीं लगाना, बाकी पढ़ना है आपने। हाँ, एमसीक्यूज के लिए आ सकता है कि वो आपसे कह दे एक पब्लिक सेक्टर इदारा है, बताओ इसमें इंक्रीमेंटल बजटिंग अप्रोच ज्यादा सूटेबल है या जीरो बेस ज्यादा सूटेबल है या क्या है, तो वो फिर आपने अपनी ये जो सिचुएशन पड़ी है सूटेबिलिटी, इसके मुताबिक वहां बताना होगा। हाँ जी, इंक्रीमेंटल अप्रोच बजटेड इनकम स्टेटमेंट के लिए भी इस्तेमाल होती है और कैश बजट। बजटेड इनकम स्टेटमेंट में हम इसकी मदद से बजटेड सेल रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट और तीसरी चीज क्या है एस्टिमेट कर सकते हैं? फिक्स कॉस्ट। जी, जब आपने सेल रेवेन्यू एस्टिमेट करना होता है, क्या एस्टिमेट करना होता है? तो कोई बता सकता है सेल रेवेन्यू कैसे बनता है? सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट्स। अब अगर मैं आपको ये दे दूं पिछले साल का, पिछले साल का मैं आपको ये दे दूं 3 लाख रुपए, मैं आपको ये ब्रेकअप ना बताऊं, ना बताऊं, मैं आपसे कहूं इस 3 लाख को बढ़ा के अगले साल का निकालो जी रेवेन्यू, तो साफ सी बात है आप इस 3 लाख को या बढ़ाएंगे या कम करेंगे। और पहली वजह होगी सेल यूनिट्स, पहली वजह क्या होगी? दूसरी वजह क्या होगी? अब सेल प्राइस या तो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन ना हो शायद डिस्काउंट दे रहे हो आप, डिस्काउंट की वजह से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। या ऐसे भी हो सकता है कि 2 प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट की प्राइस आप बढ़ा रहे हैं, दूसरे में डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वजह तो कुछ भी हो सकती है। तो यानी आप कह सकते हैं कि रेवेन्यू 2 रीजन से चेंज होगा, वॉल्यूम की चेंज, प्राइस की इन्फ्लेशन या डिस्काउंट। तो मैंने यहाँ पे वो लिखी हुई है, ये मैंने नीचे रीजन लिखी हुई है जिससे वो चेंज हो सकता है। तो पिछले साल का रेवेन्यू चेंज किन बुनियादों पर हो सकता है? पहली चेंज किस चीज की है? इंक्रीज या डिक्रीज इन बजटेड। दूसरा मैंने क्या लिखा है? इन्फ्लेशन ऑफ सेलिंग प्राइस या डिस्काउंट इन सेलिंग प्राइस। तीसरा चेंज इन सेल मिक्स। ये क्या होता है ये अब आपने बताना है। सेल मिक्स में चेंज, ये क्या होता है? मिक्स किसी को पता हो? सीवीपी में था, न्यूमेरिकल था ना, कॉन्सेप्ट बताओ थ्योरी में, न्यूमेरिकल नहीं बताना मुझे। सेल मिक्स क्या होता है जी? हाँ, ये एक्चुअली जिन इदारों की एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं,
जिन इदारों की क्या है, मिसाल के तौर पर ए और बी दो प्रोडक्ट हैं, हमारी रूटीन पिछले साल हमने क्या किया था, इसके 10,000 यूनिट बेचे थे, इसके कितने यूनिट बेचे थे, 20,000 मिसाल के तौर पर। इसका मतलब है इनकी जो आपस में रेशो थी, ये तकरीबन प्रोडक्ट भी ए के मुकाबले में डबल बिकती है, लेकिन कंपनी अगले साल का प्लान ये रख रही है कि इसको भी हमने बराबर बराबर पे लाना है। तो पहले वो जो डबल वाला रिलेशन था उसको खत्म करके वो कह रहे हैं दोनों की सेल बढ़ा के ना दोनों को पैरेलल लाना है। इस रेशो चेंज हो गया है, पहले इनकी आपस में जो रेशो थी और अब जो इनके यूनिट्स की आपस में रेशो है, ये जो रेशो नहीं मैं अभी पढ़ा कराया था, ये जो रेशो दी हुई थी आपको ये मिक्स ही है। ये जो रेशो है ना इसको क्या कहते हैं, किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ा देना और किसी दूसरी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को क्या कर देना या उसको वही मेंटेन रखना, इसको कहते हैं चेंज इन सेल मिक्स। ऐसे भी तो हो सकता है कि ये मैं ऐसे कर लूं, ये 3:3:1 की रेशो से तो वही आ जाएगा 3, अब चेंज हो गई है रेशो। समझ आ गई है कि नहीं समझ आई, नहीं समझ आ रही। याद रखें जब भी एक प्रोडक्ट होगी तो सेल मिक्स का कॉन्सेप्ट, जब भी एक से ज्यादा प्रोडक्ट होगी तो हर प्रोडक्ट के यूनिट आपकी मर्जी से नहीं बिकने, किसी की कम बिकने किसी के ज्यादा, लेकिन आप प्लान करेंगे कि हमने इसके इतने बेचने हैं, तो जिसके कम बिक रहे थे उसके ज्यादा बेचने की कोशिश करेंगे, इसको कहते हैं चेंज इन मिक्स। आ जाए जी, ये एग्जांपल है, करें जरा, वो क्या कहता है, कहता है राशिद लिमिटेड रिसेंटली अर्न सेल रेवेन्यू ऑफ 3750 मिलियन। कंपनी ने कितना रेवेन्यू कमाया बच्चों, किस साल में कमाया, रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब है गुजरे हुए साल में, विच कंसिस्ट ऑफ 30% कैश सेल, उसमें से कैश सेल कितने परसेंट थी, तो बाकी कैलकुलेटर पे निकालो, क्रेडिट सेल कितने परसेंट थी। हाँ जी, मैं मेरी आदत है मैं दो कॉलम बनाता हूँ, वैसे बनाना तो एक ही होता है, रिसेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, इस तरह आमने सामने। इंक्रीमेंटल अप्रोच में मेरी आदत है मैं दो कॉलम बनाता हूँ वैसे, लेकिन आपको चाहिए नेक्स्ट ईयर वाला, ये तो मैं आसानी के लिए बना रहा हूँ। तो रिसेंट ईयर में कैश सेल्स कितनी थी, कैश सेल्स, और दूसरी कौन सी थी, क्रेडिट सेल्स। टोटल सेल थी 3750 मिलियन, कैश सेल्स 30% थी जी। बताइएगा जरा, 1:1 आगे, क्रेडिट सेल पर 70% थी, पहले पुराना डेटा सेपरेट करें जी, 2625। अब ये जो सेल है ना ये दो वजूहात से चेंज होगी, एक प्राइस की, प्राइसेस की, और एक वॉल्यूम की। ये अब आपने याद रखना है, प्राइसेस की और वॉल्यूम की। प्राइस में इन्फ्लेशन भी हो सकता है प्राइस में, तो वो अब क्या कहा है उसने, कहता है ये चेंजेस अगले साल के लिए हैं, तो सेलिंग प्राइस कितने परसेंट कम होगी, किसकी, कैश वाले की कि क्रेडिट वाले की, कैश वाले की क्रेडिट वाले की, दोनों की। तो दोनों की प्राइस 5% कम होगी, तो 1125 मिलियन इंटू 0.95, ये प्राइस का इफेक्ट है। 2625 मिलियन इंटू पॉइंट, इसके बाद वॉल्यूम का इफेक्ट। हाँ जी, वो कहता है कैश सेल्स और क्रेडिट सेल का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, कैश सेल्स का वॉल्यूम 10% इंक्रीज करेगा, क्रेडिट सेल का वॉल्यूम लेंगे, अगले साल की सेल आ जाएगी, कैश क्रेडिट और टोटल कर लेंगे। अब आपको नहीं पता, ये आप सेल बजट ही बना रहे हैं, लेकिन इंक्रीमेंटल अप्रोच कैसे करेंगे, नहीं, आप अगर ये हरकत फरमाएंगे 3750 इंटू 0.95,
और इंटू 15% कर ले तो जवाब टैली नहीं करेगा। गलत है वो तरीका, क्योंकि दोनों पे अलग अलग रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है। मैंने कल भी बताया 2% सीधी सीधी जमा नहीं हो सकती, कल बताया मैंने, है। एक 5% इंक्रीज हो रही है, दूसरी 10 हो रही है, दूसरी को मिला के 15, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये तो आपने सवाल के साथ वही सलूक किया है जो है, नहीं आई कैप नहीं, जो इंडियन मूवी में हीरो विलेन के साथ करता है। अच्छा चलो बेटा बताओ, 117 पॉइंट आगे 18 टोटल कर लीजिएगा बस, ठीक है। इज इट क्लियर? अच्छा ये रूल किसके लिए था? सिर्फ सेल के लिए। अब इनकम स्टेटमेंट में खाली सेल थोड़ी होती है, इनकम स्टेटमेंट में तो वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, इनकम स्टेटमेंट में तो फिक्स कॉस्ट भी होती है। तो आपने इनके इसके ऊपर स्टार लगा ले जरा, ये सेल का जो रूल था ये आपने इसको जरा रिवाइज करते रहना बार बार। क्यों? ज्यादा सवाल ऐसे ही आते हैं, मतलब इंक्रीमेंटल अप्रोच के। सेल ए, अगली वेरिएबल कॉस्ट होगी, पेज नंबर किस पे है पता नहीं अब किस पे, हाँ जी, तो हेडिंग है बजटेड वेरिएबल कॉस्ट अंडर इंक्री। मैं पहले फिक्स बता रहा हूँ, फिक्स जरा आसान होती है जी। तो पहले फिक्स देखें, हाँ जी, फिक्स कॉस्ट मैं पहले बता रहा हूँ। तो आप फिक्स का पढ़ेंगे रूल जब, तो बेटा फिक्स में उसने ये कहा हुआ है कि फिक्स कॉस्ट वॉल्यूम से नहीं बढ़ती, फिक्स कॉस्ट सिर्फ इन्फ्लेशन से बढ़ती है। किससे बढ़ती है? कम नहीं होगी, बढ़ेगी इन्फ्लेशन से। फिक्स कॉस्ट में प्रॉब्लम है, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री एसेट्स भी शामिल होती है। तो डेप्रिसिएशन के अलावा देखें क्या लिखा हुआ है, कहता है फिक्स कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन जो है वो सिर्फ किस वजह से चेंज होगी, और डेप्रिसिएशन किस वजह से चेंज हो सकती है, या कोई नया एसेट खरीद लें, या पुराना बेच दें, या पुराने की रीवैल्यूएशन हो जाए, या उसमें कोई पुराने में इंप्रूवमेंट या एक्सटेंशन हो जाए, वो जो अकाउंटिंग में होता है, तब उसकी डेप्रिसिएशन चेंज हो सकती है। अदरवाइज डेप्रिसिएशन इन्फ्लेट नहीं होती। डेप्रिसिएशन इन्फ्लेट, इन्फ्लेट वो चीज होती है जिसको बाजार से खरीदा जाए, खर्च मतलब बाजार से पैसे दे के खर्चा किया जाए। डेप्रिसिएशन वो खर्चा ही नहीं है जो कैश में किया जाए, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट का क्या रूल है, फिक्स कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन किस वजह से चेंज होगी, और डेप्रिसिएशन चेंज होगी उसके लिए उसने कहा है परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, रीवैल्यूएशन, या उसके अलावा क्या है, इंप्रूवमेंट या मेजर ओवरहॉलिंग। ठीक है, ये चार वजूहात हैं। मेरा ख्याल है इनमें से किस किस की वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ेगा, बताओ। इससे भी बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, इससे भी बढ़ना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, रीवैल्यूएशन पे अगर सरप्लस है वो अब डिपेंड करता है, मेरा ख्याल है रीवैल्यूएशन पे कमी भी हो जाती है, हो जाती है तो बस ठीक है। अच्छा आ जाए, वेरिएबल कॉस्ट का क्या रूल है, वेरिएबल कॉस्ट का रूल पढ़ ले तो वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल है, लेबर है, वेरिएबल एफओएच है। हाँ भाई जवान, बताएं जी आप जरा भजन। मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल मटेरियल किसी भी बिजनेस का, टोटल मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग का है, मैंने बताया था शायद आपको। किसी भी बिजनेस का टोटल मटेरियल कॉस्ट कैसे निकलती है, अमाउंट कैसे आएगी पर यूनिट, मटेरियल की अमाउंट ना दी हो फिर, बोलना नहीं जी, बोलना नहीं, नहीं नहीं प्रिय नहीं नहीं। और कॉस्ट का अभी इंक्रीमेंटल अप्रोच में नहीं पूछ रहा, कॉस्ट आम कॉस्ट अकाउंटिंग में आप पढ़ के आए हैं, मैंने बताया भी था, इधर भी बताया था कि मटेरियल की टोटल कॉस्ट कैसे आती है। पर यूनिट नहीं दी हुई ना यार, पर यूनिट नहीं दी हुई, क्या इक्वेशन बनेगी, बनाओ बताओ। मटेरियल कॉस्ट नहीं दी हुई तो क्या होगी इक्वेशन, बताओ टोटल। हाँ जी, ये बताया है मैंने एक दिन पहले भी, ये और ये कॉस्ट अकाउंटिंग वाली बात है।
इस चैप्टर में कॉस्ट अकाउंटिंग का नॉलेज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होना है। जी फाइन दसो। हाँ, ये मटेरियल प्राइस पर केजी अगे पर केजी पर लीटर इनटू मटेरियल की इनपुट क्वांटिटी पर यूनिट, मतलब केजी जैसे ये कह रहा है बच्चे, और इनटू क्या करना होता है, प्रोडक्शन यूनिट। ठीक है, इसी तरह लेबर में भी होता है, लेकिन पहले सिर्फ मटेरियल में। अब आपके इसमें कितने एलिमेंट यूज हुए हैं इसके अंदर, ये प्राइस पर केजी होगी मिसाल के तौर पर, ये केजीज हो गए, इसको मटेरियल कंजम्पशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कंजम्पशन। इसको मटेरियल की प्राइस कहते हैं, और ये फिनिश प्रोडक्ट के प्रोडक्शन क्वांटिटी। तो कितने एलिमेंट इस्तेमाल हुए, तो इन तीनों एलिमेंट्स के चेंज की वजह से आपकी मटेरियल की कॉस्ट चेंज हो सकती है। अगर मैं आपको पिछले साल का मटेरियल दे दूं और आपसे कहूं इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन का मतलब है मैं ये बढ़ा रहा हूं, या मैं कह दूं नहीं इन्फ्लेशन तो है लेकिन सप्लाई ने साथ डिस्काउंट भी दे दिया है। अब मुझे बताओ, इसी फैक्टर की वजह से आपकी मटेरियल कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, यानी ये जो मटेरियल प्राइस है ये किन दो वजूहात से चेंज होगी, इन्फ्लेशन से, और अगर सप्लायर से क्या मिल जाए। अच्छा, उसके अलावा अगर आपने प्रोडक्शन मेथड चेंज किया है, मशीन चेंज किया है, तो एक यूनिट पे जो लगने वाला मटेरियल है वो कम ज्यादा हो सकता है, कंजम्पशन कम ज्यादा, या जाया कम ज्यादा हो सकता है वेस्टेज की वजह से। इसका मतलब है ये कम ज्यादा किस वजह से हो सकता है, ड्यू टू वेस्टेज, या ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्शन मेथड या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। मशीन ही चेंज कर दो, उससे मटेरियल कम ज्यादा हो सकता है। ये प्रोडक्शन कम ज्यादा हो सकती है क्योंकि प्रोडक्ट की डिमांड कम ज्यादा हो रही है। ठीक है जी, उधर भी आ सकती है जी, कोई मसला नहीं, लेकिन एक्चुअली तो तीन एलिमेंट है ना, जितने मर्जी ला दो ब्रैकेट पॉइंट। आपने मुझे बताया था मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इनटू होता है, तो वो मैंने ये कॉस्ट पर यूनिट निकाली है, जो आपने बोला था ना उसके मुताबिक। आपने जो बोला है वो ब्रैकेट जिधर मर्जी लिखा दें, इससे कोई फर्क ना लाओ हमें। अच्छा, क्या बात समझ आ गई है। जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में, वो क्या लिखा हुआ है, आए जरा। कहता है मटेरियल की यूजेज कॉस्ट चेंज होगी अगर क्या चेंज हो जाए, प्रोडक्शन वॉल्यूम किस पॉइंट को हिट कर रहा है, ये इसको, पहला वाला पॉइंट इसके ऊपर है। दूसरा वाला पॉइंट क्या कहता है, चेंज इन मटेरियल कंजम्पशन पर यूनिट, मटेरियल कंजम्पशन पर यूनिट वो इसको हिट कर रहा है, केजी शेजी। और उसके बाद तीसरा चेंज इन मटेरियल वेस्टेज, वो भी इस पे हिट कर रहा है। ये तीसरा पॉइंट भी इसके लिए है कि मटेरियल के केजी कम ज्यादा हो जाए। चौथा पॉइंट, इन्फ्लेशन इन मटेरियल प्राइसेस। चौथा और पांचवा इसके लिए मेरा ख्याल है। एक ही सवाल में ये पांचों चेंज भी हो सकती हैं, एक ही सवाल में पांचों या चार चेंज हो सकती हैं। इन्फ्लेशन भी हो जाए और फिर इन्फ्लेटेड प्राइस पर डिस्काउंट वो दे दे सप्लायर, उसकी मर्जी है। इन्फ्लेटेड प्राइस पे सप्लायर से क्या मिल जाए, डिस्काउंट मिल जाए, तो ठीक है। 4 से 5 चेंजेस आ सकती हैं। ये चेंजेस आपको रट्टा नहीं लगानी, ये आपको क्वेश्चन में बताई होगी। बस मैं आपको परसेप्शन दे रहा हूँ कि बेटा क्या क्या चेंज हो सकता है और किस वजह से। जी भाईजान आप बताएं, पिछले साल का सेल रेवेन्यू से अगले साल का मैंने निकालना है, तो किन किन वजूहात से सेल रेवेन्यू चेंज हो सकता है पिछले साल से अगर अगले साल पे जाना है। जी, दो मेन चेंज है, प्राइस और वॉल्यूम। और प्राइस बढ़ सकती है इन्फ्लेशन से, या प्राइस कम हो सकती है ड्यू टू डिस्काउंट। दूसरी चेंज है वॉल्यूम। दो चेंज है मेन, मटेरियल सॉरी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जी, वो किस वजह पे वजह से चेंज होगी, वजह बताओ। हाँ शाबाश, फिक्स कॉस्ट। ये रूल आपके दिमाग में हो कि फिक्स कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन इन्फ्लेशन से इंक्रीज करेगी, और डेप्रिसिएशन की अपनी कोई रीजन एडिशन डिलीशन या कोई डिस्पोजल एसेट का हो। मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट
प्राइस में इन्फ्लेशन आ जाए या डिस्काउंट आ जाए या दोनों आ जाए, ये हो गया। एक यूनिट पे जितना मटेरियल कंज्यूम होता है वो कम ज्यादा हो जाए, या वेस्टेज कम ज्यादा, या तीसरी प्रोडक्शन ही कम ज्यादा हो जाए। ठीक है, मेन तीन है वैसे उसमें चेंज, बाकी तो मैंने 5 बनाए हुए हैं जबरदस्ती, क्योंकि एलिमेंट 3 है ना। नेक्स्ट अगला, लेबर कॉस्ट का फॉर्मूला ये था, अगर आपको याद हो, लेबर कॉस्ट वो था लेबर का वेजेस रेट पर आवर इनटू लेबर आवर्स पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स, ये बताया था मैंने। अब चाहे ब्रैकेट इधर लगा दो या शुरू में लगा दो, कोई मसला नहीं। हम दसो जी जनाब, लेबर का वेजेस रेट चेंज हो सकता है इन्फ्लेशन की वजह से, या गवर्नमेंट कह दे जी मिनिमम वेजेस का रेट है, आपने कम से कम इतना रेट तो देना ही देना है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी भी तो आ सकती है, तो उससे ये रेट आपको बढ़ाना पड़ सकता है। ठीक है, या तजर्बाकार लेबर के बढ़ाना पड़ सकता है, कम तो शायद ही कभी ये हो, ये बढ़ाना ही पड़ेगा। उसके बाद लेबर आवर कम ज्यादा क्यों हो सकते हैं? एफिशिएंसी की, हाँ बिल्कुल, एफिशिएंसी की वजह से। वो कहे हमने लेबर को ट्रेनिंग दी है, हमने लेबर को क्या दी है जिससे लेबर एफिशिएंट हो गई है। एफिशिएंट होने का मतलब है पहले से कम टाइम लगेगा। अगर वो कहते हैं ना लेबर की एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है, तो उसका मतलब होता है लेबर आवर कम लगेंगे। अगर वो कहते हैं लेबर की एफिशिएंसी डिक्रीज की है, लेबर आवर पर यूनिट ज्यादा लगेंगे। अब एफिशिएंसी क्यों इंक्रीज डिक्रीज करती है? ड्यू टू ट्रेनिंग। ये मैं अपनी तरफ से कहानियां बना रहा हूँ, कुछ भी होगी। और कम ज्यादा हो सकती है ड्यू टू बोनस, आपने उनको शायद वो अनाउंस किया हो। मशीन की खराबी की वजह से भी एफिशिएंसी खराब हो सकती है, या नई मशीन लाने से उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है, अगर उन्होंने मशीन के जरिए काम भी करना है और हाथ से भी करना है। ठीक है, बाकी प्रोडक्शन यूनिट कम ज्यादा होना वो तो अपनी अपनी मर्जी है कंपनी की। लर्निंग कर्व की वजह से भी हो सकती है जी, लर्निंग कर्व, लेकिन वो अब ये प्योर कॉस्ट में चले जाएंगे। प्योर कॉस्ट में वो यहाँ शायद ही है लर्निंग कर्व, क्योंकि कुछ बच्चे कॉस्ट छोड़ के एमएफए में भी कूद सकते हैं, तो शायद है, शायद लर्निंग कर्व शायद है। ठीक है, कुछ साथ साथ कूद, तो आप वाकई पूरी कॉस्ट में ही घुस गए। तो लेबर में बताओ जी, वो कहता है पहला पॉइंट प्रोडक्शन, दूसरी लेबर का टाइम पर यूनिट कम ज्यादा हो रहा है या उसकी एफिशिएंसी में चेंज आ रहा है, या अगला पॉइंट क्या है आइडल टाइम। हाँ वो मैंने बताया नहीं कि लेबर का जो टाइम है वो वेस्टेज, आइडल टाइम की वजह से भी ये लेबर आवर बढ़ जाते हैं। यानी प्रोडक्ट बनाने पे तो 2 घंटे लगते हैं, 1 घंटा लाइट चली जाती है, पर यूनिट पे 3 घंटे फिर आपने काउंट करना है। वर्कर को पैसे 3 घंटे के देने हैं, और वेजेस में इन्फ्लेशन रेट की वजह से। इसी तरह वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट कैसे आती है? हाँ जी, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट कैसे आती है? अगर वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट लेबर आवर पर बेस कर रही है, तो वही असूल है जो अभी मैंने लेबर के लिए बताए हैं। और अगर वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट मशीन आवर पे कर रही है, रेट, सॉरी, रेट, जी क्या होता है इसके बाद आगे? इनटू, ये सारी बातें नोट्स में लिखी हुई हैं, लेकिन आई आपकी किताब में नहीं है। सवाल हल करने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं हम, रट्टा ना लगाने बैठ जाना इसको। ये रट्टा नहीं लगाना, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि मैक्सिमम कितनी चेंज दे सकता है वो, और वो देगा तो हमने सारी चेंजेस इनकॉर्पोरेट करनी है। प्रोडक्शन की चेंज सब में है, देखें कॉमन, हर वेरिएबल कॉस्ट में है प्रोडक्शन की। चलो बताएं जी, मटेरियल लेबर वेरिएबल, तो मेरा ख्याल है इसमें इन्फ्लेशन की वजह से इधर लेबर की एफिशिएंसी, लेकिन मशीन आवर में लेबर एफिशिएंसी नहीं होगी, वो मशीन अपग्रेड करने से हो सकता है ये कुछ, बाकी ये प्रोडक्शन यूनिट्स की वजह से है। अच्छा आगे चले, नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है? वेरिएबल सेलिंग मार्केटिंग। जी वेरिएबल सेलिंग मार्केटिंग कॉस्ट जो होती है ना, वेरिएबल सेलिंग एंड, उसमें होता है वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट
वो होती पर यूनिट पर है, इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं होता। ये ना कह दीजिएगा इनटू प्रोडक्शन यूनिट, ये सेल यूनिट्स की वजह से कम ज्यादा होते हैं, और इसमें कमी ज्यादा इन्फ्लेशन की वजह से होगी मेन। ये वैसे बढ़ती है, यानी इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ेगी और सेल यूनिट्स के बढ़ने या कम होने की वजह से चेंज होगी। आप सेल वॉल्यूम कहें। इज इट क्लियर? तो यहाँ मैंने कितनी चेंजेस लिखी हुई हैं? हाँ, मैंने कहा बजटेड सेल यूनिट्स चेंज हो रहे हैं, इन्फ्लेशन आ रहा है, कोई एडिशनल एडवर्टीजमेंट आप कर रहे हैं, या उसके अलावा आपने स्टाफ का कमीशन रेट चेंज किया है, यानी पहले कमीशन कम देते थे, अब शायद आप ज्यादा दे रहे हैं। ठीक है, तो कमीशन का रेट चेंज करने से ये वाली फिगर चेंज हो जाएगी, इसके अंदर कमीशन वाली अमाउंट भी शामिल होगी या करेंगे। चलें, इंक्रीमेंटल अप्रोच मैंने डिस्कस कर दी है, इसकी अब है प्रैक्टिस। अब इसकी क्या है? इसके लिए एग्जाम्पल है जो हमने करनी है। आप आ जाए एग्जाम्पल 15.17 पहले, फिर हम आई कैप के सवाल करेंगे। आना ही पेपर में आपको इंक्रीमेंटल अप्रोच का सवाल है, बल्कि मेरा ख्याल है पिछली दफा भी इंक्रीमेंटल का ही आया है। 15.17 करो जी, आओ निकालो जरा, क्या कहता है? सबके पास है एग्जाम्पल 15.17? कहता है रिक्वायरमेंट पे आए। फॉर द नेक्स्ट ईयर एस्टीमेट बजटेड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, बजटेड सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट। अच्छा, मैं आपसे एक कॉमन बात पूछ रहा हूं, सुन लें। ऐसे ही लिख रहा हूं, इनमें से कौन कौन सी कॉस्ट प्रोडक्शन यूनिट्स की वजह से चेंज होगी? इनमें से कौन कौन सी कॉस्ट प्रोडक्शन यूनिट की वजह से चेंज होगी? यस, 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 नो। ये किसकी वजह से चेंज होगी? हाँ, ये सेल यूनिट्स की वजह से चेंज होगी, प्रोडक्शन की वजह से नहीं। हाँ, अगर उसने कह दिया हो देयर इज नो इन्वेंट्री, तो फिर तो प्रोडक्शन और सेल यूनिट्स की चेंज सेम होगी, लेकिन ये प्रोडक्शन की वजह से चेंज नहीं होती, बल्कि ये सेल यूनिट्स की वजह से चेंज होती है। अच्छा, उसके अलावा मुझे बताओ, इनमें से कौन कौन सी कॉस्ट इन्फ्लेशन से चेंज होगी? इनमें से, वैसे ही पूछ रहा हूँ, इनमें से कौन कौन सी कॉस्ट इन्फ्लेशन की वजह से? चारों? अच्छा, तो सुन ले जरा, हमने ये जो ऊपर लिखा है ये गलत था हमारा, थोड़ा सा पहला वाला भी गलत था। हमें कहना चाहिए था कि पहला ठीक था, सॉरी, कि मटेरियल की कॉस्ट प्रोडक्शन से भी चेंज होगी, इन्फ्लेशन से भी। लेबर की कॉस्ट प्रोडक्शन से भी चेंज होगी, और फैक्ट्री ओवरहेड में आपको कहना चाहिए था सर इसमें दो टुकड़े होंगे, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। क्या कहना चाहिए था? वेरिएबल और फिक्स भी, अदर देन। तो वेरिएबल प्रोडक्शन से भी चेंज होंगे, इन्फ्लेशन से। फिक्स वाले प्रोडक्शन से चेंज नहीं होंगे, इन्फ्लेशन से होंगे। सेलिंग कॉस्ट को आपको कहना चाहिए था ये सेल यूनिट से चेंज होगी, और ये आपके माइंड में आ गया एक जर्नल सा खाका, ताकि आपको ये बात याद रहे। बाकी उसने सवाल में ऊपर बताया हुआ है, बस मैंने आपको वैसे मेंटली तैयार किया है कि आपको ये बात ज़हन में रखनी है। तो क्वेश्चन में वो क्या कहता है? माजिद लिमिटेड रिसेंट ईयर का डाटा दिया है, मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड फिनिश गुड फॉर ₹3,000 मिलियन, हैविंग कॉस्ट ऑफ सेल ₹2,000 मिलियन। तो ये मेरा ख्याल है ये सेल्स है, ये सेल्स रेवेन्यू है, और ये नीचे कॉस्ट ऑफ सेल्स है 2,000 मिलियन। कहता है अदर डिटेल्स क्या दी हुई है? ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्रीज ना वर्क इन प्रोसेस की है ना। इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि अगर मैं आपसे कहूं 20% सेल यूनिट्स बढ़ रहे हैं, तो उसका दूसरा मतलब है प्रोडक्शन यूनिट भी 20% बढ़ रहे हैं। समझ आ रही है? अगर मैं ये कह दूं कि 20% यूनिट्स बढ़ रहे हैं, तो बेटा 20% वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो वो सेल यूनिट्स भी हैं
और वही प्रोडक्शन यूनिट्स भी बढ़ रहे हैं 20%। कहता है रेशो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वाज 532 फॉर रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड, तो ये जो कॉस्ट ऑफ सेल है ना, इसका ब्रेकअप दिया हुआ है, इसमें कोई मटेरियल, लेबर, एफओएच है, कोई इन्वेंट्रीज नहीं है। मटेरियल कितने परसेंट है? 5/10 की रेशियो से। लेबर कितनी है? तो इस 2000 मिलियन के टुकड़े करो जरा अभी कैलकुलेटर पे, मुझे बताओ। कॉस्ट ऑफ सेल को तोड़ना है आपने, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर ये सारी छुपी हुई होगी। मटेरियल कितना है? अच्छा सॉरी, मुझे यहाँ पे आपको बोलना चाहिए था, क्योंकि इन्वेंट्रीज नहीं है तो कॉस्ट ऑफ सेल और प्रोडक्शन कॉस्ट सेम होगी। ये फिक्रा मुझे बोलना चाहिए था। इन्वेंट्री ना होने की वजह से क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सेल और फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो क्या होती है, सेम होती है। इज इट क्लियर? ओपनिंग फिनिश गुड्स भी नहीं है, एंडिंग भी नहीं है। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग भी नहीं है, एंडिंग भी नहीं। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट जेन में लाओ। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, या मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट भी बनवाया था, इस फ्लो चार्ट में ही देख लो। ये देखो, अगर फ्लो चार्ट में आपकी ये दोनों इन्वेंट्रीज ना हो, ना वर्क इन प्रोसेस की हो, ना फिनिश गुड्स की हो, तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी और कॉस्ट ऑफ सेल बराबर होंगी ना। और ये प्रोडक्शन कॉस्ट में तीन चीजें कौन सी होंगी यारो? मैंने कहा था प्रोडक्शन कॉस्ट में मटेरियल, लेबर और तीसरी चीज क्या होती है, एफओएच। तो उसने क्वेश्चन में ये कहा हुआ था कि कॉस्ट ऑफ सेल 2000 मिलियन है, तो आपने मटेरियल 1000 निकाला, लेबर कितनी निकलेगी 600 मिलियन की, और एफओएच फिक्स प्लस वेरिएबल दोनों, एफओएच कितने मिलियन के हैं? 400 मिलियन के। कहता है 20% ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड आर फिक्स या वॉज फिक्स्ड। करो भाई कैलकुलेटर से अलग, पढ़ो कैलकुलेटर से दसो, इसमें फिक्स कितने हैं और वेरिएबल कितने हैं? 80 मिलियन के फिक्स्ड एफओएच हैं, वेरिएबल एफओएच कितने हैं? 320 मिलियन। सबके निकला है? आगे, टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वाज 100 मिलियन। टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने मिलियन की? आउट ऑफ विच 40% ऑफ डेप्रिसिएशन वाज रिलेटेड टू फैक्ट्री एसेट। इसमें से जो फैक्ट्री के एसेट्स की डेप्रिसिएशन है वो 40% है, यानी 40 मिलियन। बाकी जो है वो कहाँ के एसेट्स की है? तो ये जो फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन है ना, वो एफओएच में होगी, फिक्स्ड एफओएच में। बाकी एसेट्स की डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एफओएच में नहीं होती, वो सेलिंग की फिक्स कॉस्ट में होती है। तो 100 मिलियन की डेप्रिसिएशन है, इसके टुकड़े कर लो। 100 मिलियन में से 40 मिलियन की डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एफओएच में होगी, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री एसेट्स बाकी 60 मिलियन की नॉन फैक्ट्री डेप्रिसिएशन होगी। सेलिंग मार्केटिंग कॉस्ट कितने मिलियन की है? 60% उसमें वेरिएबल नेचर की है। तो 300 मिलियन के टुकड़े करेंगे आप, 180 मिलियन वेरिएबल है, तो फिक्स कितनी है? इसमें भी डेप्रिसिएशन शामिल है, सेलिंग वाली। हर फिक्स में डेप्रिसिएशन बाय डिफॉल्ट शामिल होती है, ये बात याद रखिएगा। जो फिक्स कॉस्ट आप पिछले साल की निकाल रहे होंगे ना, उसमें डेप्रिसिएशन पहले से इंक्लूडेड होती है, आपने उसको डेप्रिसिएशन से पाक करना है पहले, हैं सुंडियों से पाक जैसे करते हैं, वैसे फिक्स कॉस्ट को डेप्रिसिएशन से पाक करें, फिर इन्फ्लेट होगी। आगे चलो, अगले साल की क्या चेंजेस बताई हैं? अगले साल की क्या चेंजेस बताई हैं? सेल वॉल्यूम 10% बढ़ेगा, और सेल प्राइस, इससे सेल बजट बन जाएगा अगले साल का सेल रेवेन्यू। वैसे मुझसे मांगा नहीं सेल रेवेन्यू, चलो चंगा है, क्योंकि सेल वॉल्यूम 10% बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन वॉल्यूम भी 10% बढ़ेगा। लैक ऑफ इन्वेंट्री की वजह से रॉ मटेरियल की प्राइसेस 12% बढ़ेंगी, लेबर का वेजेस रेट कितने परसेंट बढ़ेगा? ये इन्फ्लेशन है, प्राइसेस जो बढ़ रही हैं। बाकी सारी कॉस्ट इन्फ्लेट कितने परसेंट होगी?
और डेप्रिसिएशन में 10 मिलियन का इजाफा होगा और वो मेजर ओवरऑलिंग, तो फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन बढ़नी है, बाकी नहीं। फैक्ट्री में मेजर ओवरऑलिंग हो रही है, तो काफी पलंदा दिया है, काफी पलंदा दिया है। तो हम एक एक को पकड़ेंगे, सारा कुछ मिक्सअप नहीं करेंगे। आ जाए जनाब, लिखें, स्टार्ट करें। सबसे पहले लिखें मटेरियल कॉस्ट। सबसे पहले क्या लिखें? हाँ जी, मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। उसके बाद लिखें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। उसके बाद लिखें वेरिएबल एफओएच कॉस्ट, फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट, फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट अदर देन डेप्रीसिएशन, फैक्ट्री डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। उसके बाद सेलिंग सॉरी वेरिएबल सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट, फिक्स सेलिंग कॉस्ट अदर देन डेप्रीसिएशन, और आखिरी आखिरी कौन सी है? फिक्स्ड डेप्रीसिएशन ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट। ऊपर वाली डेप्रिसिएशन किसकी थी? फिक्स्ड डेप्रिसिएशन, अच्छा फैक्ट्री की थी, सॉरी, फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था। और ये डेप्रिसिएशन सेलिंग का है, सेलिंग डिपार्टमेंट की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ले जी, तो ये रीसेंट ईयर का डाटा पहले लिखे। हाँ जी, रीसेंट ईयर में मटेरियल कितना था जवानों? कैसे निकला था? हाँ जी, कैसे निकला था? 2000 मिलियन का 5/10। लेबर कैसे निकली थी? 2000 मिलियन का 3/10 शायद। और एफओएच निकले थे, अब मैंने अलहदा कर लिए हुए थे वैसे, चलो ऊपर से लिखो। 1000 मिलियन का मटेरियल था, लेबर कितने मिलियन की थी? 600 की कि 400 की? 600 की। एफओएच कितने मिलियन के थे? एफओएच कितने मिलियन के मैंने लिखे थे? 400। ये लिखे मैंने 400। कहाँ से आई ये 400 मिलियन? 2000 इंटू 2/10। अब 400 का भी ब्रेकअप दिया हुआ है। वेरिएबल एफओएच कितने थे? 320। और फिक्स्ड एफओएच कितने थे? लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन भी शामिल थी, तो इसमें से डेप्रिसिएशन अलग करें और अदर फिक्स्ड एफओएच। मेरा ख्याल है ये आ जाएगा 320 मिलियन, 40 मिलियन, 40 मिलियन। ये मैंने 2000 मिलियन का ब्रेकअप किया है, चेक करो सही किया है कि गलत किया है। लड़कियों, नहीं समझ आई कैसे हुआ ये? हाँ भी जवानों, है सही किया है मैंने क्या गलत किया है? देख लेना कोई चीज मिस ना, सेलिंग को छोड़ दे फिलहाल अभी। ये 2000 मिलियन का ब्रेकअप सही बन रहा है? 1000 मिलियन 600, बाकी 400 बचता है, ये 400 ही बनना चाहिए। 40 कहाँ से आया? ये डेप्रिसिएशन का था, बाकी उसके अलावा जो है 40।
लेनी। अगले साल की फिगर निकालेंगे अब हम। जी बेटा, नेक्स्ट ईयर की फिगर कैसे आएगी? ये सारी रकमें प्रोडक्शन से बढ़नी है पहले। जो भी वेरिएबल कॉस्ट है ये सारी प्रोडक्शन से बढ़नी है। सारी किससे बढ़नी है? प्रोडक्शन की वजह से। प्रोडक्शन कितने परसेंट ज्यादा होनी है? क्योंकि सेल वॉल्यूम 10% ज्यादा हो रहा है तो प्रोडक्शन भी 10% ज्यादा होगी। 1000 मिलियन इनटू, सब में 10% बढ़ा लें, 1000 मिलियन 1.10, 600 मिलियन इंटू 1.10, 320 मिलियन इंटू, नीचे क्यों नहीं बढ़ा रहा मैं? वो फिक्स है, वॉल्यूम से नहीं ना बढ़नी वो। इसके बाद मटेरियल की प्राइसेस में कोई इन्फ्लेशन हो, उसने कहा था मटेरियल की प्राइसेस 12% बढ़ेंगी, लेबर का वेजेस रेट 8% बढ़ेगा और बाकी सारी कॉस्ट 5% बढ़ेगी। यानी ये वॉल्यूम का इफेक्ट था। 6 लिखा हुआ है, सॉरी 6। ये जो फिक्स कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन है, ये सिर्फ इन्फ्लेशन से बढ़ती है। डेप्रिसिएशन इन्फ्लेशन से नहीं बढ़ती, उससे नहीं बढ़ती। उसने कोई इंप्रूवमेंट बताई हुई थी। 10 मिलियन की ओवर हॉलिंग से डेप्रिसिएशन फैक्ट्री की बढ़ेगी। एलो जी, क्या किया मैंने? जिस बच्चे को जो बात समझ ना आए वो पूछ ले, फॉर्मेट की टेंशन ना ले। अब कुछ बच्चे एरो में भी कर लेते हैं, एरो शेरो बना के, वो भी ठीक है, नंबर कोई नहीं कटने। एरो बना के ना, एरो से भी कर सकते हैं, एरो, एरो फॉर्म में। जी 5 10 प्लीज। और रकमें बताओ। पहला क्या है? 1232, आगे 699.6, 42 मिलियन 50। अब मुझे इसके अंदर बॉक्स लगा लेना चाहिए क्योंकि ये तीनों मिलाए तो एफओएच बनते हैं। एफओएच पूछे थे उसने, मैंने तो वेरिएबल और फिक्स अलग अलग निकाले। एफओएच पूछे थे उसने, तो ये बॉक्स लगाने का मतलब है एफओएच तीनों इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब वेरिएबल वाले भी, फिक्स वाले, डेप्रिसिएशन भी। बताना है कितना आता है टोटल? 461 पॉइंट लेंगे। बाकी अब उसका टोटल आपने कर मांगा नहीं वैसे, लेकिन हो सकता है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं क्या आएगी। सॉरी, जो भी आता है। सेलिंग में क्या होगा? सेलिंग कितने थे पिछली दफा? सेलिंग एक्सपेंस थे 300 मिलियन के। अच्छा, मैंने तोड़े हुए थे पहले। वेरिएबल सेलिंग थे 180 मिलियन के, फिक्स सेलिंग कितने थे? 120 के, लेकिन डेप्रिसिएशन उसमें 60 मिलियन की शायद थी, तो 60 मिलियन के ये थे, 60 मिलियन के ये, तो ये मेरा ख्याल है थे टोटल 300 मिलियन। तो अगले साल ये वॉल्यूम से चेंज होंगे और इन्फ्लेशन से, अगर ये वेरिएबल है। फिक्स वाले सिर्फ इन्फ्लेशन से चेंज होंगे। 180 मिलियन वॉल्यूम का इफेक्ट और इन्फ्लेशन का इफेक्ट। 60 मिलियन पे वॉल्यूम का इफेक्ट आएगा
क्यों? फिक्स है, फिक्स पे वॉल्यूम का इफेक्ट नहीं आता। इन्फ्लेशन का, ये जो डेप्रिसिएशन है इस पे डेप्रिसिएशन, बताओ जी, डेप्रिसिएशन बढ़ रही है? सेलिंग की कोई नहीं, ये सेम रहना है, ये मैंने गलत लिखा है, सेम रहना है इसमें, क्योंकि उसने फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन बढ़ाई है। ये सवाल आपने को 3 से 4 दफा करना है ताकि आपकी एक अप्रोच बन जाए। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जब हम कल करेंगे, कल अब हमारी प्रैक्टिस डे है, छुट्टी नहीं मारनी, नहीं तो समझ नहीं आना, क्वेश्चन आपके हाथ में होना चाहिए। तो बल्कि आप घर से, मैं 2 से 3 सवाल बताता हूँ, वो रीड करके आने घर से। बताते हो ये क्या आता है जरा प्लीज? मेरा ख्याल है ये तो 60, ये 63 मिलियन है, 207.9 मिलियन। लो जी, ये लिखा हुआ सोल्यूशन में सारा कुछ, जो मेरे नोट्स में सोल्यूशन है वहां पे भी मैंने 2 कॉलम बनाया, लेकिन एक्चुअली हमें ये कॉलम की जरूरत है, ये वाले की। ये तो मैं रेफरेंस के लिए आपके लिए बनाता हूँ, पेपर में नहीं मैं बनाता। ये लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसके बगैर अगर आप सही कर सकते हैं तो ना, शुरू शुरू में भी लिखें, फिर बाद में छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मेन हमें ये चाहिए होता है। पीछे वाली कौन सी? नहीं दिखाओ, कौन से पढ़ के आने घर से सवाल, कौन से क्वेश्चन पढ़ के आने जी? जी बेटी लिख लें, कौन से क्वेश्चन घर से रीड करके आने हैं? क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, ये 3 क्वेश्चन, 8, 9 और 10। 8, 9 में से मैं करवाऊंगा 9, 8 आप खुद करेंगे, पढ़ के आपने तीनों आने हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं कराऊंगा कल 10। पहला कौन सा कराऊंगा? 10, बल्कि आपने 6 भी पढ़ के आना है। 6, 8, 9, 10, ये चारों रीड करके आने हैं बस। क्या करके आना है? डेफिनेटली आपसे कुछ भी नहीं होना, आपने बस पढ़ना ही है। और पढ़ने का मतलब है जो चीज आपकी उसी वक्त कैलकुलेटर पे निकल सकती है वो निकाल के साइड पे कॉपी पे लिख लो। सॉल्यूशन में गलती है, सही कर लो ना। अगर मिस प्रिंटिंग है कहीं पे मुझे भी बताओ कहाँ गलती है। 15.17 में कोई इन्फ्लेट नहीं किया हुआ। हाँ वो करनी है, सब पे इन्फ्लेशन लगेगा। चलो ठीक है, ओके थैंक यू। किसी ने कोई सवाल पूछना है तो पूछ ले। टेस्ट है जी आपका सैटरडे को, मशवरा तो नहीं मांगा मैंने। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का प्लस एनपीवी का, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के तो सवाल ही नहीं कराए, उसके सवाल हैं ही थ्योरी वाले ना, मसला ये है। तो वो अभी आप रट्टा शट्टा लगा लें आहिस्ता आहिस्ता, वो अगले हफ्ते लेंगे। क्लास का भी कोई पता नहीं, क्लास मैंने ये नहीं कहा क्लास टाइम में है, ठीक है। टेस्ट लाजमी है, जो टेस्ट नहीं देगा घर फोन चले जाना है, बाद में ना कहना। और पास भी करना जरूरी है, एनपीवी प्लस। पिछली दफा भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टेस्ट में लोग फेल है, तो सोचो फाइनेंस के तो थ्योरी वाले क्वेश्चन नहीं है, थ्योरी वाले ही आते हैं। सब उसमें क्या करवाना है? वो मतलब सवाल को कैसे टैकल करते हैं, उसमें मैं लिख के तो नहीं करा सकता ना, वो तो आपने एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखने होते हैं। वो रिवीजन में ही कराऊंगा, 2-3 सवाल है सारे, उसके हैं ही नहीं सवाल, बाकी रट्टा है। ओके अल्लाह हाफिज।